Hello guys, welcome to our channel. Let's start the story guys. Chapter 46. अब तक आपने देखा। अपनी फ्रेंड की बात सुनकर रुत्वी भी हमें अपना सर हिला देती है और फिर वह रूपाली से कहती है, रूपाली चलो ना हम भी चलते हैं। वैसे भी हमें यहाँ पार्टी के लिए एक भी आउटफिट पसंद नहीं आए हैं, तो क्यों ना हम वहीं से अपने लिए कुछ खरीद ले। वैसे भी मैंने सुना है कि उन्होंने कुछ दिन पहले ही अपना न्यू डिजाइन्स लॉन्च किए हैं, शायद हमें वहां से कुछ अच्छा मिल जाए। उद्धरण चिन्ह। रुत्वी की बात सुन रूपाली भी हमें सर हिलाती है और फिर सब फिफ्थ फ्लोर की तरफ जाने लगते हैं। अब आगे जब वह सब ऊपर आते हैं तब उनकी नज़र रुद्राक्ष पर पड़ती है, जो मही को अपनी गोद में लिए कृष्णकला के स्टोर की तरफ जा रहा होता है। रुद्राक्ष को अंदर जाता देख रूपाली की दूसरी फ्रेंड कहती है, रूपाली यह गवार लड़का कृष्णकला ग्रुप के स्टोर में क्यों जा रहे हैं? इन्हें फैशन या उसके बारे में कुछ पता भी होगा या नहीं, या फिर इन्हें लगता है कि यह तुम्हारी फैमिली का माल है तो ये किसी भी स्टोर में जाकर कुछ भी खरीद सकते हैं। और यही सोचकर मुंह उठाकर ये कृष्णकला ग्रुप के स्टोर में चले गए। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रूपाली कहती है, मुझे नहीं पता, शायद अंदर जाकर ही कुछ पता चले। रूपाली ने इतना कहा और वह लोग जल्दी जल्दी अंदर जाना लगते हैं और जल्दी के चक्कर में वह बाहर लगा बोर्ड देखना भूल जाती है कि आज यह स्टोर कस्टमर के लिए बंद है। स्टोर तो बंद था बट अंदर फोटोशूट चल रहा था, इस वजह से इसे बाहर से खुल ही रखा गया था। जब वह सब अंदर जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए तो दरवाजे पर ही रुक जाती है, क्योंकि वहां सामने ही बहुत से सुंदर आउटफिट और ज्वेलरी रखी गई थी। वह उसे देखने लगती है, तभी उनके पास स्टोर का मैनेजर आ जाता है और कहता है, हेलो मिस, वेलकम टू आवर स्टोर, बट आई एम सॉरी मिस, आज हमारा स्टोर कस्टमर के लिए बंद रखा गया है, इसलिए आज आप यहां से शॉपिंग नहीं कर सकती, इसलिए अगेन आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर उनसे बहुत ही पोलाइट वे में बात कर रहा था, पर मैनेजर की बात सुन रूपाली और रुत्वी को अच्छा नहीं लगता और उसकी फ्रेंड्स को भी, क्योंकि यह पूरा मोल रावत फैमिली का ही था और रुत्वी और रूपाली इस फैमिली की बेटियां भी थी, पर फिर भी यह मैनेजर उन्हें रोक रहा था। मैनेजर की बात सुनकर रुत्वी की दोस्त रीना उससे कहती है, आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने अभी अभी एक लड़के को एक छोटी बच्ची के साथ अंदर जाते देखा है। अगर यह स्टोर कस्टमर के लिए बंद है तो अपने उन दोनों को अंदर क्यों जाने दिया? उसकी बात सुन मैनेजर कहता है, माफ कीजिएगा मैडम, पर आप किसकी बात कर रही है, मुझे समझ में नहीं आया। हमारे स्टोर में अब तक कोई भी कस्टमर नहीं आया है, आपको शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर की बात सुन रूपाली का पारा थोड़ा सा हाई हो जाता है, पर अपनी गुस्से को कंट्रोल कर दांत पीसते हुए बोलती हैं, आप हमसे झूठ क्यों बोल रहे हैं? मैंने और मेरी सभी फ्रेंड्स ने अभी अभी अपने कजिन ब्रदर और सिस्टर को यहां आते हुए देखा था। मैनेजर रूपाली की बात सुन उन्हें थोड़ी अजीब नजरों से देखने लगता है, फिर वह कुछ याद कर कहता है, मिस आपको जरूर शायद कोई गलतफहमी हुई होगी। थोड़ी देर पहले जो अंदर आए थे वह तो हमारे ओनर के भाई और बहन थे, शायद आपने देखने में कोई गलती कर दी होगी और प्लीज आप यहां से चली जाए, आज हमने ये स्टोर कस्टमर के लिए बंद रखा है। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर की बात सुनकर उन्हें थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है, तभी निधि उस मैनेजर की तरफ गुस्से में देखकर कहती है, मिस्टर हमसे कोई गलती नहीं हुई है, हमने उसे ही अंदर आते हुए देखा था और वैसे भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आप इस वक्त जिससे बात कर रहे हैं वह इस माल के ओनर की बेटी है, तो अच्छा होगा कि आप तमीज से बात करें। उद्धरण चिन्ह। इससे पहले कि मैनेजर कुछ कहता, रूपाली एटीट्यूड के साथ कहती है, मिस्टर शायद आप मुझे जानते नहीं, मेरा नाम रूपाली रावत है, मैं रावत परिवार की एक लौती बेटी हूँ, आप मुझे इस मॉल के किसी भी स्टोर में जाने से नहीं रोक सकते। उद्धरण चिन्ह। रूपाली की बात सुनकर भी मैनेजर अपनी पोलाइट स्माइल के साथ कहता है, मैडम मैं भला आपको इस मॉल के किसी भी स्टोर में जाने से कैसे रोक सकता हूँ, पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे स्टोर के रूल बाकी सबसे अलग है। भले ही आप इस मॉल के ओनर की बेटी ही क्यों ना हो, पर फिर भी अगर हमारा स्टोर बंद है तो हम आपके लिए उसे ओपन नहीं कर सकते, आई एम सॉरी। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर की बात सुन उन सभी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, तभी रुत्वी की नज़र पीछे घूम रहे मही पर पड़ती है। मही इस वक्त स्टोर में चारों तरफ घूमकर चीज देख रही थी और रुद्राक्ष उसके पीछे पीछे उसका स्कूल बैग पकड़े चल रहा था। उन्हें देखकर रुत्वी अपने दांत पीसते हुए हैं मैनेजर से कहती है, मैनेजर आपने तो कहा था कि यह स्टोर कस्टमर के लिए बंद है और स्टोर में कोई भी कस्टमर नहीं आया, तो फिर वह दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इतना कहकर रुत्वी मही और रुद्राक्ष की तरफ इशारा करती है।
रुत्वी की बात सुन सब उसे तरफ देखने लगते हैं तो उन्हें भी रुद्राक्ष और मही दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर सबके चेहरों पर नफरत की झलक दिखाने लगती है। तो वही वो मैनेजर अपने चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान लेकर खड़ा था। उन सब की बात सुन मैनेजर कुछ कहने ही वाला होता है कि तभी रुत्वी की दोस्त रीना कहती है, आपने हमें तो स्टोर के अंदर आने नहीं दे रहे, तो आप इस गवार लड़के को अंदर कैसे आने दे सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। रीना की बात सुनकर मैनेजर उसे यूं देख रहा था जैसे वह कोई पागल हो। रीना के मुंह से रुद्राक्ष और मही के लिए इसे शब्द सुनकर अब मैनेजर को भी गुस्सा आने लगता है। पर फिर भी वह अपने गुस्से को कंट्रोल में रखकर उनसे कहता है, मिस आप प्लीज मेरा और अपना दोनों का वक्त जाया ना करें, मैंने कहा ना आज के दिन या स्टोर कस्टमर के लिए बंद है, प्लीज आप यहां से चली जाइए। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर की बात सुन रीना फिर से कुछ कहना चाहती थी पर तभी रूपाली कहते हैं, ठीक है हम यहां से चले जाएंगे, जैसा कि आपने कहा आज इस स्टोर कस्टमर के लिए बंद है तो हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। फिर वह थोड़ा रुककर कहती है, एंड आई एम सॉरी कि मेरे कजिन भाई और बहन गलती से यह आ गए। दरअसल मेरा भाई कुछ ही दिन पहले जंगल के एक आश्रम से आया है, ना तो उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है। उद्धरण चिन्ह। रूपाली की बात सुन मैनेजर गहरी सांस लेकर कहता है, मैडम वह हमारे कस्टमर नहीं है, बल्कि वह हमारे ऑनर के भाई और बहन है। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूं कि आप लोगों को शायद कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ आपकी कजिन नहीं आए हैं, बल्कि थोड़ी देर पहले जो आए थे वह हमारे ऑनर के भाई और बहन हैं। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर की बात सुनकर सभी स्तब्ध हो जाते हैं। उन्हें देखकर लग रहा था जैसे उन्हें 440 वोल्ट का झटका लगा हो। 47 अवनी, मोहित और वैभव का फोटोशूट हुआ कंप्लीट। आगे वहीं दूसरी तरफ अब तक अवनी भी फोटोशूट के लिए रेडी हो गई होती है। वहीं मोहित और वैभव पहले से ही रेडी होकर उसका वेट कर रहे होते हैं। रेवा भी सोनल, काव्य, मेघा, अर्थ और चिराग को किसी को बुलाने के लिए भेज देती है। वह लोग जैसे ही वहां पहुंचते हैं वैसे ही उन सब की नजर मोहित और वैभव पर जाती है। इस वक्त उन दोनों ने 3 पीस सूट पहना हुआ था। मोहित ने ब्लैक कलर का सूट पहना था और वैभव ने व्हाइट कलर का सूट पहना हुआ था। वो दोनों इस वक्त बहुत ही हैंडसम लग रहे होते हैं। तभी वहां मेकअप रूम से अवनी आती है। अवनी को देखते ही वह लोग हैरान रह जाते हैं, क्योंकि अवनी इस वक्त बहुत खूबसूरत लग रही होती है। अवनी ने एक व्हाइट कलर का गाउन पहना होता है जिसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लैक फ्लावर के एम्ब्रॉयडरी की गई होती है। इस वक्त अवनी ने अपने चश्मे की जगह लांसेस पहने थे। उसका मेकअप बहुत ही लाइट था, सिर्फ हल्का सा मेकअप किया था। अवनी इस वक्त वह बहुत ही क्यूट और ब्यूटीफुल लग रही थी। अवनी को देखकर सबके मुंह खुला के खुला रह जाते हैं। तभी वहां कुछ गिरने की आवाज आती है, जिसके सबका ध्यान टूटता है और सबकी नजर उस तरफ नजर जाती है। वह लोग देखते हैं कि एक 25 से 26 साल का लड़का जो पहले चेयर पर बैठा था वह चेयर से गिरकर वहां नीचे बैठ गया था। दरअसल वो अवनी को देखकर इतना शॉक हो गया था कि उसने बैठे बैठे ही अपना बैलेंस को दिया और नीचे गिर गया। उसके गिरते ही रेवा कहती है, समर तुम क्या ठीक से बैठ भी नहीं सकते। रेवा की आवाज सुनकर समर अपने सेंसर्स में वापस आता है और एक्साइटेड होकर कहता है, यार रेवा जब तुम इन्हें यहाँ लाई थी तो लगा नहीं था कि यह इतनी खूबसूरत होगी। मुझे तो लगा था कि आज का फोटो शूट कैंसिल ही करना पड़ेगा, पर अब इन्हें देखकर तो ऐसा लगता है कि यह आउटफिट्स तो इन्हीं लोगों के लिए बने हैं। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। ये लड़का समर है जो इंडिया का बहुत ही अच्छा और नामी फोटोग्राफर है। समर आलोक का बेस्ट फ्रेंड भी था, इसलिए वह रेवा को भी बहुत अच्छे से जानता था और उसके साथ भी फ्रेंडली बिहेव करता था। समर की बात सुन रेवा उसे घूरकर देखने लगती है, जैसे कह रही हो अगर तुम्हारी नौटंकी खत्म हो गई हो तो काम शुरू करें। रेवा की यूं नजरें देख समर भी समझ जाता है और फिर वह अपनी टीम को कुछ इंस्ट्रक्शन देने लगता है और फोटोज तो शूट स्टार्ट कर देता है। कुछ 1 या 2 घंटे में है उन लोगों का फोटोशूट कंप्लीट हो जाता है। इस बीच अवनी, वैभव और मोहित ने कई सारे आउटफिट चेंज किए थे और उनकी बहुत सारी फोटोज क्लिक हुई थी। बाकी सब भी वहीं पर खड़े थे। जैसे ही फोटोशूट कंप्लीट होता है समर झट से रेवा के पास आकर उन्हें फोटोज दिखाने लगता है। रेवा भी फोटोज देखकर कहती है, ये सब परफेक्ट है, इन्हें तुम आलोक को दे दो और उससे कह देना कि वह इन फोटोज को कंपटीशन के लिए सबमिट करते दे। समर भी रेवा को ओके बॉस बोलकर वहां से आलोक के पास चला जाता है। अब तक अवनी, मोहित और वैभव अपने पुराने वाले कपड़े पहनकर बाहर आ जाते हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि वह काफी थके हुए हैं। तभी बाकी सब भी उनके पास आ जाते हैं। अर्थ और चिराग वैभव और मोहित के पास जाकर कहते हैं, वेल डन ब्रदर, तुम दोनों तो आज कमाल लग रहे थे।
अगर तुम दोनों कॉलेज में इसी तरह रेडी होकर आओगे तो लड़कियां तो बेहोश ही हो जाएंगे। उसके बाद बाकी तीनों भी हंसने लगते हैं। वही सोनल, काव्य और मेघा भी अवनी के पास जाकर उसे गले लगा लेती है। तभी काव्य कहती है, यार अवनी, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, अगर तुम अपनी इस मोटे मोटे चश्मे को ना पहनो तो तुम बहुत खूबसूरत देखोगी। पर तुम मेरी बात मानती ही नहीं थी। पर अब तो मानती हो ना कि तुम बिना चश्मा के ज्यादा खूबसूरत लगती हो। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त अवनी ने वह चश्मा नहीं पहना था क्योंकि उसने अब तक अपने लेंसेज नहीं उतारे थे। काव्य की बात सुन अवनी बस हमें अपना सर हिला देती है क्योंकि वह बहुत ही थक गई होती है। फिर रेवा भी उनके पास आकर कहते हैं, थैंक यू वैभव भाई, मोहित भाई, आपने आज मेरी हेल्प की है। और अवनी की तरफ मुड़कर कहते हैं, थैंक्स ए लॉट अवनी, अगर आज तुम टाइम पर नहीं दिखती तो पता नहीं ये शूट कंप्लीट हो पाता या नहीं। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन वैभव उसके पास आकर कहता है, इसमें थैंक यू की कोई बात नहीं है रेवा, तुम तो हमारी छोटी बहन हो। अगर हम तुम्हारे किसी काम आए तो हमारे लिए तो ये बहुत अच्छी बात है। हम तो बस यही चाहते हैं कि तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहो और आगे बढ़ती रहो। और वह इतना कहकर उसके माथे पर प्यार से हाथ फिर आता है। रेवा भी उसे स्माइल के साथ उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर रेवा सीमा को अपने पास बुलाती है और मोहित, वैभव और अवनी की तरफ देखकर कहती है, भाई अवनी, यह सीमा है, आप लोग अपनी अपनी बैंक डिटेल्स इन्हें दे दो ताकि यह आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सके। रेवा की बात सुन मोहित और वैभव उसकी तरफ कंफ्यूजन भरे नजरों से देखते हैं। चैप्टर 48। फिर वैभव उससे कहता है, रेवा, हमने ये काम पैसों के लिए नहीं किया है, हमने तो ये सिर्फ अपनी बहन के लिए किया है। आखिर जिंदगी में पहली बार किसी ने हमें भाई कहकर बुलाया है, तो क्या हम अपनी बहन के लिए थोड़ी सी मेहनत भी नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। वैभव की बात सुन मोहित भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, हाँ रेवा, हम दोनों हमेशा से अनाथ आश्रम में ही बड़े हुए हैं और हमारी कोई फैमिली नहीं है। हाँ, दोस्त बहुत सारे हैं, पर जब तुमने हमें भाई कहा तो पहली बार लगा कि हमें भी एक छोटी सी बहन मिल गई। इसलिए प्लीज ये पैसे वाली चीज बीच में मत लाया करो। उद्धरण चिन्ह। उनके बात सुनकर रेवा कहती है, पर भाई। इससे पहले कि रेवा कुछ कह पाती वैभव उसे चुप करा देता है और कहता है, रेवा, इस तरह से अगर तुमने हमें जबरदस्ती पैसे दिए तो फिर हमें भाई कहने की जरूरत नहीं है। वैभव की बात सुन रेवा हाँ में सर हिला देती है। फिर कहती है, ठीक है, जैसा आपकी मर्जी, पर यह सिर्फ एक बार के लिए होगा। अगली बार जब मुझे आपकी खूबसूरत से चेहरा का उसे करना होगा तब आप पैसों के लिए मना नहीं करोगे। रेवा की बात सुनकर वह दोनों हाँ में अपना सर हिला देते हैं। फिर रेवा अवनी की तरह मुड़कर कहती है, अवनी, तुम अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स सीमा को दे दो, ये तुम्हें तुम्हारे पैसे ट्रांसफर कर देगी। अवनी रेवा को एक तक देखे जा रही थी तो रेवा उसे कहती है, वैभव भाई और मोहित भाई तो मेरे कहने पर ये काम किया है, बट मुझे पता है तुमने ये काम अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को सुधारने के लिए किया है। तो प्लीज तुम यह मत सोचो कि इन दोनों ने अपने पैसे नहीं लिए और सिर्फ तुम ले रही हो तो इन्हें बुरा लगेगा। इसलिए प्लीज अपने बैंक डिटेल्स सीमा को दे देना। तभी अवनी कहती है, ठीक है। फिर वह सीमा को अपनी बैंक डिटेल्स दे देती है और सीमा अवनी की बैंक डिटेल्स लेने के बाद वहां से चली जाती है। सीमा के जाने के बाद रेवा उन सब की तरफ मुड़कर देखती है और कहती है, सोनल, मेघा, काव्य, राइट, यही तुम लोगों के नाम है ना? वैसे इस संडे को हमारे घर पर एक छोटी सी पार्टी है, मैं तुम तीनों को और अवनी को ऐसे फ्रेंड उसमें इनवाइट करना चाहती हूँ, क्या तुम लोग आओगे? उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर सोनल कहती है, मेरे मेघा और काव्य के घर पर ऑलरेडी रावत फैमिली का इनविटेशन पहुंच चुका है, तुम अवनी को वह इनविटेशन दे सकती हो ताकि वह भी आ सके। बाकी हम तीनों तो अपनी फैमिली के साथ वहां आएंगे ही। उनकी बात सुन रेवा भी हमें अपना सर हिला देती है और अवनी से कहती है, अवनी, मैं तुम्हें इनविटेशन कल कॉलेज में दे दूंगी। अवनी भी हाँ कह देती है। फिर वह लोग इधर उधर की बातें करने लगते हैं। अर्थ रेवा से कहता है, वैसे रेवा, अगर तुम्हारा काम हो गया हो और अगर तुम्हें ये भी याद है कि संडे के दिन पार्टी है, तो तुम्हें ये भी याद होगा कि तुम यहाँ शॉपिंग करने के लिए आई थी और यहाँ इन सब कामों में लग गई। क्या तुम्हें शॉपिंग नहीं करनी? उद्धरण चिन्ह। अर्थ की बात सुन रेवा अपनी सर पर चपत लगाते हुए कहती है, अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई थी कि हम यहाँ शॉपिंग के लिए आए हैं। वैसे रुद्राक्ष भाई भी माही को लेकर अब तक आते ही होंगे, है ना? क्यों ना हम सब यहीं पर कुछ आउटफिट देखने चलते हैं। आप लोग भी पार्टी के लिए कुछ ना कुछ ले लीजिए। फिर सोनल, अवनी, मेघा और काव्य की तरफ मुड़कर कहती है, तुम लोग भी शायद यहाँ शॉपिंग करने ही आए होगी,
क्यों ना तुम लोग यहीं से कुछ ना कुछ ले लो। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर सोनल कुछ कहने वाली होती है, तो रेवा कहती है, आई नो मेरा स्टोव बहुत महंगा है, बट तुम लोगों को पेमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आज ये स्टोव कस्टमर के लिए बंद है, तो आज कोई भी बिलिंग नहीं होगी। तुम्हें जो भी पसंद आए वह ले सकती हो। इसे हमारी फ्रेंडशिप का मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझ सकती है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर मेघा और काव्य खुश हो जाती है, पर सोनल बहुत ही शालीनता से कहती है, रेवा इसकी जरूरत नहीं है, हम पेमेंट कर देंगे। उसकी बात सुनकर रेवा कहती है, सोनल मैंने कहा ना, प्लीज मना मत करना। क्या तुम लोग मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करना चाहती, या फिर तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड नहीं बन सकती? ये बात रेवा ने थोड़ा सा उदास होकर कही थी। उसका उदास चेहरा देख सोनल कहती है, रेवा ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, हम भी कुछ ना कुछ यहाँ से ले लेते हैं। फिर वह सब स्टूडियो से निकालकर स्टोर की तरफ जाने लगते हैं। अर्थ, चिराग, वैभव और मोहित बॉज आउटफिट्स के सेक्शन की तरफ जाते हैं। वहीं रेवा, सोनल, अवनी, काव्य और मेघा वह गर्ल्स आउटफिट के सेक्शन की तरफ जाने लगती है। जब रेवा बाकियों के साथ गर्ल्स आउटफिट के सेक्शन की तरफ जाने लगती है, तभी उसकी नज़र रूपाली, रुत्वी और उनके फ्रेंड्स पर जाता है, जो शॉकंड एक्सप्रेशन के साथ स्टोर के गेट पर ही खड़ी थी। लेकिन उन लोगों ने अब तक रेवा और अवनी, सोनल, मेघा और काव्य को नहीं देखा था, क्योंकि वह लोग थोड़ी पीछे की तरफ थे, जहां उनकी नजरें नहीं पहुंच सकती थी। इस वक्त उनकी नज़र सिर्फ इस वक्त रुद्राक्ष और मही पर ही टिकी हुई थी। चैप्टर 49। रूपाली ने सबसे पहले होश में आकर कहती है, क्या बकवास कर रहे हैं आप? यह मेरा कजिन है, वो यहाँ के ओनर का भाई कैसे हो सकता है? आपको शायद पता नहीं कि यह हमारे फैमिली में सिर्फ एक हफ्ते पहले ही जंगल के इस आश्रम से आया है। उद्धरण चिन्ह। रूपाली की बात सुनकर मैनेजर उसे अजीब महसूस देखने लगता है। रूपाली की आवाज से रुद्राक्ष और मही का ध्यान उनकी तरफ चला जाता है। उन्हें देखकर रुद्राक्ष भी थोड़ा सा शॉक था, क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह लोग भी यहीं पर शॉपिंग करने के लिए आए हैं। तभी उसकी नज़र दूर खड़ी रेवा के पास जाती है। उसे देखकर रुद्राक्ष कोई भी रिएक्शन नहीं देता और वह रूपाली और रुत्वी जहां खड़े थे उसे और जाने लगता है। इससे पहले कि मैनेजर उससे कुछ कहता, रुद्राक्ष वहां पहुंचते ही वह मैनेजर से पूछता है, यहां पर क्या हो रहा है? मैनेजर रुद्राक्ष की आवाज से पीछे पलटकर रुद्राक्ष को देखा है और अपना सर झुकाकर उसे ग्रेट करते हुए कहता है, सर मैंने इनसे कहा है कि आज हमारा स्टोर कस्टमर के लिए बंद किया गया है, पर यह सब यहाँ से जाने के लिए तैयार ही नहीं है, और वह ये भी कह रही है कि आप इनके कजिन ब्रदर हैं। मैंने इन्हें ये भी कहा कि आप हमारी ऑनर के भाई हैं, पर वह ये बात करने के लिए रेडी ही नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर की बात सुनकर रुद्राक्ष कुछ कहने ही वाला होता है कि उससे पहले ही रुत्वी उससे कहती है, रुद्राक्ष ये सब क्या हो रहा है? क्या तुम पागल हो गए हो जो इतना बड़ा झूठ बोलकर इस स्टोर में आ गए हो? तुम्हें पता भी है कि यह मोल किसका है? ये रावत परिवार का मोल है। अगर तुमने यहाँ पर कोई गड़बड़ की तो इसका सीधा असर हमारी फैमिली के ऊपर ही होगा। उद्धरण चिन्ह। रुत्वी की बात सुन रुद्राक्ष उससे कहता है, मैं यहाँ किसी भी तरह का कोई भी झूठ बोलकर नहीं आया, मैंने सिर्फ जो कह रहा है वह सच है। उद्धरण चिन्ह। रुद्राक्ष आगे कुछ कहता उससे पहले रूपाली कहती है, कमोन रुद्राक्ष, तुम्हें पता है कृष्ण कला कितना बड़ा फैशन ब्रांड है? ये इंडिया के टॉप 10 में आता है, और तुम कह रहे हो कि तुम उसके ऑनर के भाई हो। तुम्हारे अंदर इतना झूठ कहने की हिम्मत कहाँ से आ गई? उद्धरण चिन्ह। रूपाली और रुत्वी को रुद्राक्ष के साथ बदतमीजी करता देख मैनेजर से बर्दाश्त नहीं होता, तो वह कहता है, मिस आप इस तरह से उनसे बात नहीं कर सकती। मैंने कोई झूठ नहीं कहा और ना ही उन्होंने यहाँ पर कोई झूठ बोला है। ये सच है कि यह हमारे स्टोर की ओनर के भाई है। हमें कोई गलतफहमी नहीं है, गलतफहमी आपको हुई है। मैनेजर यह सब थोड़ी सख्त आवाज में बोलता है। तभी रेवा पीछे से आकर उसे कहती है, ये सब क्या हो रहा है मिस्टर शुक्ला? रेवा की आवाज सुनकर सब उस आवाज की तरफ देखते हैं। रूपाली, रुत्वी और उसकी फ्रेंड्स तो रेवा को वहां देखकर शॉक हो जाती है। तभी मैनेजर रेवा को ग्रिट करके कहता है, हेलो मैडम, देखिए ना, मैंने उनसे कहा कि आज स्टोर बंद है तो वह मुझे ये कहने लगी कि यह इस माल के ओनर की बेटी है। चलिए तब तक तो ठीक था, पर बाद में वह रुद्राक्ष और मही मैडम की इंसल्ट करने लगी और रुद्राक्ष सर भी उनसे कुछ नहीं कह रहे। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर की बात सुन रेवा एक नज़र रूपाली, रुत्वी और उसकी फ्रेंड को देखते हैं। इस वक्त रेवा की नज़रों में कोल्डनेस थी और उसका ऑरा बहुत ही बसी लग रहा था।
ये देख एक पल के लिए है तो वह सब ठिठक जाती है और हैरानी से रेवा को देखने लगती है। तभी निधि होश में आकर मैनेजर की तरफ देखकर उससे गुस्से में उसके कहती है, मैनेजर तुम इस जंगली लड़की को मैडम कैसे कह सकते हो? तुम्हें तो इसे यहाँ देखते ही स्टोर से बाहर निकाल देना चाहिए था। ये स्टोर में तो क्या इस मॉल में भी कदम रखने के लायक नहीं है। और तुम इससे इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो। इसे अभी के अभी स्टोर से बाहर निकालो वरना हम तुम्हारा ये स्टोर इस मॉल में नहीं रहने देंगे। निधि की बात सुनकर अब मैनेजर को भी अब गुस्सा आने लगता है। तभी निधि होश में आकर मैनेजर की तरफ देखकर उससे गुस्से में उसके कहती है, मैनेजर तुम इस जंगली लड़की को मैडम कैसे कह सकते हो? तुम्हें तो इसे यहाँ देखते ही स्टोर से बाहर निकाल देना चाहिए था। ये स्टोर में तो क्या इस मॉल में भी कदम रखने के लायक नहीं है। और तुम इससे इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो। इसे अभी के अभी स्टोर से बाहर निकालो वरना हम तुम्हारा ये स्टोर इस मॉल में नहीं रहने देंगे। निधि की बात सुनकर अब मैनेजर को भी अब गुस्सा आने लगता है। तभी निधि होश में आकर मैनेजर की तरफ देखकर उससे गुस्से में उसके कहती है, मैनेजर तुम इस जंगली लड़की को मैडम कैसे कह सकते हो? तुम्हें तो इसे यहाँ देखते ही स्टोर से बाहर निकाल देना चाहिए था। ये स्टोर में तो क्या इस मॉल में भी कदम रखने के लायक नहीं है। और तुम इससे इतनी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हो। इसे अभी के अभी स्टोर से बाहर निकालो वरना हम तुम्हारा ये स्टोर इस मॉल में नहीं रहने देंगे। निधि की बात सुनकर अब मैनेजर को भी अब गुस्सा आने लगता है। चैप्टर 50 अब आगे। इससे पहले कि मैनेजर उसकी बात का जवाब देता, रेवा निधि की आंखों में आंखें डालकर अपने सख्त आवाज में कहती है, लगता है मिस वर्मा को मुझसे इंसल्ट करवाने में मजा आ रहा है, जो बार बार अपनी इंसल्ट करवाने के लिए आ जाती हैं। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन नीति का चेहरा गुस्से में काला पड़ जाता है और वह मैनेजर की तरफ देखकर कहती है, मैनेजर इसी वक्त इस लड़की को और साथ ही इसके भाई को भी यहाँ से बाहर निकालो, यह मेरा ऑर्डर है। उसकी बात सुन रेवा मैनेजर की तरफ देखने लगती है। मैनेजर रेवा के नजरों को समझकर निधि से कहता है, मिस आप अभी के अभी हमारे स्टोर से बाहर चले जाए प्लीज। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर शुक्ला को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन उसने अब तक अपने चेहरे पर से वह पोलाइट स्माइल नहीं निकली थी, क्योंकि वह जानता था कि कस्टमर के साथ बदतमीजी नहीं की जा सकती। वह अगर कस्टमर को बाहर भी निकालते थे तो वो भी पॉलिटिकली निकलते थे, ताकि उनकी और उनके स्टोर की इमेज पर ज्यादा असर न पड़े। मिस्टर शुक्ला एक 45 ईयर के अनुभवी शख्स थे और वह शुरुआत से कृष्णकला ग्रुप के लिए काम कर रहे थे। वह रेवा और रुद्राक्ष को भी बहुत अच्छे से जानते थे कि ये दोनों सिर्फ दिखाने में शांत है, पर असल में उनके जैसा आइडियल कोई नहीं। मैनेजर शुक्ला बहुत ही नेक दिल के इंसान थे। वह रुद्राक्ष और रेवा को काफी सालों से जानते भी थे। वह रुद्राक्ष रेवा को कभी कभार अपने बच्चों की तरह ही ट्रीट करते थे और वो कभी कभी उन दोनों की छोटी मोटी गलतियों पर डांट भी देते थे। इस बात से रुद्राक्ष और रेवा बुरा नहीं मानते थे, क्योंकि वह भी मैनेजर शुक्ला की ईमानदारी को पहचानते थे और वह भी उनकी उतनी ही रिस्पेक्ट करते थे। जब रुद्राक्ष मही के साथ अंदर आया तब उसने मिस्टर शुक्ला से मही का इंट्रोड्यूस अपनी छोटी बहन के तौर पर ही कराया। पहले तो वह थोड़ा सा चौंक जाते हैं, पर उन्हें भी मही बहुत प्यार लगी थी। रुद्राक्ष ने मिस्टर शुक्ला को ये बात भी बता दिया था कि उसे और रेवा को अपनी फैमिली मिल गई है। ये सुन मिस्टर शुक्ला बहुत ही खुश भी हुए थे, क्योंकि उन्होंने हमेशा रुद्राक्ष और रीवा की आंखों में एक खालीपन देखा था जो अब उन्हें नजर नहीं आ रहा था। शायद यह उनके परिवार से मिलने की वजह से था। वहीं निधि जो अब तक गुस्से में रेवा को ही देख रही थी, उसे लगा मैनेजर ने रेवा को बाहर जाने के लिए कहा है, लेकिन उसे यह पता ही नहीं चला कि मैनेजर में उसी को बाहर जाने के लिए कह दिया था। वह टीजिंग स्माइल के साथ रेवा को देखकर कहती है, तो रेवा अब तुमने सुन लिया, मैनेजर ने खुद तुम्हें बाहर जाने के लिए कहा है, तो तुम दोनों चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। तुम वहाँ शॉपिंग करने के काबिल नहीं हो। उद्धरण चिन्ह। निधि की बात सुन रेवा उससे कहती है, मिस निधि वर्मा, थोड़ी देर पहले तुमने कहा था कि यह रावत फैमिली का माल है। अगर हम अपनी फैमिली के मॉल में शॉपिंग करने के लायक नहीं तो तुम ही बता दो यहाँ और कौन है जो शॉपिंग कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुन निधि अपने चेहरे पर एरोगेंट स्माइल लाकर कहती है, यहाँ से अगर कोई शॉपिंग कर सकता है तो वह सिर्फ रूपाली है। तुम ये बात अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, तुम रूपाली से बेहतर नहीं बन सकती। भले ही रावत फैमिली तुम दोनों को घर वापस ले आए होंगे, पर इसका यह मतलब मत समझना कि तुमने परिवार में और सोसाइटी में अपनी जगह बना ली। तुम दोनों को कभी भी रावत फैमिली के बच्चों के तौर पर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वह जगह सिर्फ और सिर्फ रूपाली और आकाश की है। निधि की बातें सुनकर रूपाली तो मन ही मन बहुत खुश हो रहे थी।
पर वह अपने चेहरे पर मासूमियत कायम रखती है। तभी उसकी बात सुन मिस्टर शुक्ला थोड़ा सा गुस्से में उससे कहता है, मैंने इन्हें नहीं आपको बाहर जाने के लिए कहा है। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर शुक्ला की गुस्से भरे आवाज सुन रूपाली उसकी तरफ देखकर कहती है, क्या कहा तुमने? तुम मुझे बाहर जाने के लिए कह रहे हो? तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें इसे बाहर निकालना है, ना कि मुझे। उद्धरण चिन्ह। मिस्टर शुक्ला की बात सुन रूपाली उसे कहती है, मिस्टर आप मेरी फ्रेंड के साथ इस तरह से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। मैंने आपसे पहले भी कहा है, यह माल रावत फैमिली का है और मैं रावत फैमिली की बेटी हूं, और आप मेरे ही सामने मेरी फ्रेंड को यहां से बाहर नहीं निकाल सकते। उद्धरण चिन्ह। उन सबके इन बातों से अब तक मिस्टर शुक्ला को भी पता चल गया था कि रुद्राक्ष और रेवा प्रताप रावत के बच्चे हैं, क्योंकि उन्हें भी उनके खोए हुए बच्चों के बारे में पता था, और उन्हें हाल ही में ये भी पता चला था कि प्रताप रावत को खोए हुए बच्चे वापस मिल गए हैं। वह अपने सवालिया नजरों से रुद्राक्ष की तरफ देखते हैं, जैसे वह उससे पूछ रहा हो कि क्या ये लड़की सच कह रही है। रुद्राक्ष भी उनकी नजरों को समझकर उन्हें नजरों में ही इशारा कर कहता है कि हाँ ये सच है। इस वक्त वह रूपाली को बहुत ही अजीब भाव से देख रहे होते हैं, क्योंकि रूपाली रेवा की बहन होती है, फिर भी वह निधि का साथ दे रही होती है। वह रूपाली को कुछ कहने वाले होते हैं कि तभी रेवा बोलती है, वह ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं रूपाली, क्योंकि भले या माल रावत फैमिली का हो, पर कृष्ण कला ग्रुप ने यहाँ अपना स्टोर और स्टूडियो अपनी शर्तों पर खोला है। अगर यहाँ कोई भी कस्टमर हमारे एम्प्लॉइज के साथ बदतमीजी करे तो हम उन्हें अपने स्टोर से बाहर निकाल सकते हैं, फिर भले ही वह कस्टमर रावत फैमिली का कितना ही खास क्यों ना हो, या फिर खुद रावत फैमिली का ही कोई मेंबर क्यों ना हो, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और निधि ने तो यहाँ मेरी बेइज्जती की है, तो इसे तो यहाँ से जाना ही होगा। बेहतर होगा कि वह चुपचाप चली जाए, वरना हमें बाहर निकलना आता है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनी निधि और रूपाली को बहुत गुस्सा आने लगता है। तभी रुत्वी कहती है, रेवा तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो, अपनी जबान को अपने काबू में रखो। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर भी रेवा उसे नजरअंदाज कर देती है और अपनी कोल्ड नजरों से निधि को ही घूर रही होती है। निधि अभी वहीं खड़ी थी, तो रेवा कहती है, मिस निधि वर्मा आप खुद जाएंगी या आपके लिए कोई मुहूर्त निकलवाना पड़ेगा? उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन निधि पलटकर उसे जवाब देने ही वाली होती है कि तभी पीछे से एक गुस्सैल आवाज आती है, तुम होती कौन हो निधि को यहाँ से बाहर निकलने वाली? आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? उद्धरण चिन्ह। 51। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि रुक्मणी जी की थी। इस वक्त रुक्मणी जी के साथ वैशाली जी और कविता वर्मा भी थे। रुक्मणी जी गुस्से में दंदनाते रेवा के पास जाने लगती है। वैशाली जी और कविता वर्मा भी उनके पीछे पीछे जाने लगती है। रेवा के पास पहुंचते ही रुक्मणी जी गुस्से में अपनी छड़ी को जमीन पर पटकते हुए रेवा से कहती है, बताओ मुझे आखिर होती कौन हो तुम निधि को यहाँ से बाहर निकलने वाली? उद्धरण चिन्ह। बेटी है वह मेरी। यह आवाज बहुत ही रोबदार होती है, जिससे सुनू हर किसी की रीढ़ की हड्डी तक कांप जाती है। पीछे से आए आवाज को सुन सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहां प्रताप रावत और कुसुम जी खड़े थे। प्रताप जी उन लोगों के पास आकर कहते हैं, माँ वह मेरी बेटी है और आप शायद ये भूल रही है। प्रताप की बात सुनकर रुक्मणी जी गुस्से में कहती है, और तुम शायद ये भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम्हें पता भी है तुम्हारी इस बेटी ने अभी अभी निधि को यहाँ से बाहर जाने के लिए कहा है। मैं बस ये जानना चाहती हूँ आखिर किस हक से? उद्धरण चिन्ह। तभी रेवा कहती है, दादी माँ मैं निधि को इस माल से बाहर नहीं निकला है। मैंने सिर्फ उसे यह कहा है कि वह इस स्टोर में नहीं आ सकती, क्योंकि उसने हमारे एम्प्लॉय की बेइज्जती की है, और यह हमारे स्टोर का रूल है कि अगर कोई कस्टमर हमारे एम्प्लॉय की बेइज्जती करे तो हम उन्हें यहाँ से बाहर निकाल सकते हैं, और यह बात देव भी अच्छे से जानते हैं। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर रुक्मणी जी उससे कहती है, तुम्हारा स्टोर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? उद्धरण चिन्ह। रेवा उन्हें कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी रुत्वी बीच में कहती है, नानी माँ देखिए ना, रेवा खुद को इस स्टोर का ओनर बता रही है। इसने तो कभी कृष्ण कला ग्रुप का नाम तक नहीं सुना होगा, इसे क्या ही पता कृष्ण का ग्रुप कितना बड़ा फैशन ब्रांड है, और यह सरेआम इतना बड़ा झूठ बोल रही है, और पता नहीं क्यों यहाँ के मैनेजर भी इसका झूठ में साथ दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। रुत्वी की बात सुनकर रेवा गुस्से में उससे कहती है, मुझे झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सच में कृष्ण कला ग्रुप की प्रेसिडेंट हूँ। अगर तुम्हें मानना है तो मानो, और नहीं मानना है तो मत मानो। पर निधि ने हमारे मैनेजर की इंसल्ट की है, तो उसे यहाँ से जाना ही होगा, और यह मेरा आपकी फैसला है। उद्धरण चिन्ह।
फिर वह रुक्मणी जी की तरफ देखकर कहती है, दादी माँ आप इस मामले से दूर रहे तो ही अच्छा है। उसकी बात सुन रुक्मणी जी कहती है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम यहाँ सरेआम निधि को परेशान करोगी और मैं कुछ कहूँ भी ना। उद्धरण चिन्ह। तभी वहां पास में खड़ी कविता जी अपने आंखों में आंसू लाकर दुखी स्वर में प्रताप की तरफ देखकर कहती है, प्रताप देखो ना, रेवा अभी भी निधि से कॉलेज वाली बात के लिए नाराज है। पर हमने ये पहले ही क्लियर कर लिया था कि निधि ने ये सब कुछ नासमझी में किया और उसने तो कॉलेज में सबके सामने रेवा से माफी भी मांग ली थी। फिर भी रेवा निधि को परेशान कर रही है। उद्धरण चिन्ह। कविता की बात सुन प्रताप एक नजर उसे देखा है। फिर वह रेवा की तरफ प्यार से देखकर कहता है, क्या हुआ बेटा, बात क्या है। तभी मही जो कब से चुप थी वह सीधा प्रताप के पैरों से जाकर लिपट जाती है और कहती है, पापा आपको पता है जब से रूपाली दीदी और रुतवी दीदी यहाँ आए हैं तब से उन्होंने भाई और परी को बहुत डांटा और उन्हें बुरा भला भी कहा और उन्हें जंगली भी कहा। उद्धरण चिन्ह। फिर वह पहले निधि की तरफ और फिर मैनेजर शुक्ला की तरफ इशारा करके कहती है, और इन दीदी ने इन अंकल को यह भी कहा कि वह परी को यहाँ से बाहर निकाल दे। उद्धरण चिन्ह। मही की बात सुन रुक्मणी जी गुस्से में उसे देखने लगती है और कविता वर्मा के मुंह से तो एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी निधि कहती है, नहीं अंकल, मही झूठ बोल रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा, बल्कि रेवा ही जब हम यहाँ आए तो कहा कि हम यहाँ से निकल जाए। उद्धरण चिन्ह। निधि को सरेआम ऐसा झूठ बोलता देख मैनेजर तो हैरान रह जाते हैं। तभी रुक्मणी जी गुस्से में मही को कहती है, ये लड़की तुम्हें किसने बड़ों के बीच बोलने के लिए कहा। इतना कह वह अपनी छड़ी से मही को मारने वाली थी कि बीच में ही रुद्राक्ष आ जाता है और रुक्मणी जी की छड़ी पकड़ लेता है और उसे एक झटक कर साइड में करके कहता है, सोचना भी मत दादी माँ, आज तो ये गलती कर दी, आइंदा से मत करना। उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी का इतना गुस्सा देख मही जो अब तक प्रताप रावत से लिपट चुकी थी, रुद्राक्ष के वहां आते ही उससे लिपट जाती है और रुद्राक्ष भी उसे गोद में लेकर साइड पर चला जाता है और अपनी जानलेवा नजरों से रुक्मणी जी और निधि और बाकी सबको देखने लगता है। तभी मिस्टर शुक्ला निधि की तरफ इशारा करके बीच में कहते हैं, मिस्टर प्रताप ये लड़की झूठ बोल रही है, हमारे स्टोर में जो सीसीटीवी कैमरास लगे हैं वह सिर्फ वीडियो ही नहीं ऑडियो भी रिकॉर्ड करते हैं। अगर आपको मेरी की बात पर डाउट हो तो हम उसे भी मंगवा सकते हैं, जिससे आप लोगों के सारे डाउट्स क्लियर हो जाए। इतना का वह अपना फोन निकाल किसी को मैसेज भेज देते हैं। तभी प्रताप जी रुक्मणी जी की तरफ देखकर कहते हैं, माँ मेरे बच्चे झूठ नहीं बोलते और यह बात सच है कि रेवा कृष्ण कला ग्रुप की प्रेसिडेंट है, क्योंकि मैंने यह बात अपने तरीके से कुछ दिन पहले ही पता करवाई है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने सच कहा है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह थोड़ा रुककर निधि की तरफ देखकर कहते हैं, और रही बात निधि को यहाँ से बाहर निकालने की, तो मैं आपको बता दूं कि मैं इस मामले में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं कर सकता, क्योंकि कृष्ण कला ग्रुप ने यहाँ पर स्टोर अपनी शर्तों पर ओपन किया है, जिसमें सिक्योरिटी और मैनेजमेंट की जिम्मेदारी उन्हीं लोगों की है। हम इनके मैनेजमेंट में बिल्कुल भी दखलंदाजी नहीं कर सकते। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 52। प्रताप जी की बात सुनकर रुक्मणी जी कहती हैं, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है प्रताप, तुम्हारी बेटी यहाँ पर कुछ भी कर सकती है और तुम उसे कुछ कहोगे भी नहीं। उद्धरण चिन्ह। तभी कुसुम जी बीच में बोलती है, माँ रेवा यहाँ की प्रेसिडेंट है और वह अपनी जगह में कुछ भी कर सकते हैं, इसमें हम क्या कह सकते हैं, और वैसे भी अपने सुनना यहाँ के मैनेजर ने कहा कि पहले शुरुआत निधि ने की थी, तो इन सब में आप रेवा पर क्यों गुस्सा कर रही है। उद्धरण चिन्ह। कुसुम को बीच में आता देख कविता रुक्मणी जी की तरफ देखकर कहती है, छोड़िए ना आंटी, मैं निधि को लेकर यहाँ से चली जाती हूँ, शायद हमारा यहाँ होना इन्हें पसंद नहीं, इसलिए वह हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। ये बात कविता ने बहुत ही दुखी होकर कही थी। तभी कविता का हाथ पकड़ वैशाली जी कहती है, कविता तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी, और वैसे भी यह रावत फैमिली माल है और माँ भी हमारे साथ है, तो तुम चिंता मत करो, किसी की वजह से तुम्हें और निधि को यहाँ से जाने की जरूरत नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर वह कुसुम की तरफ देखकर कहती है, और कुसुम तुम इन सब के बीच ना ही बोल तो अच्छा है, तुम्हें इन सब में बोलने का कोई हक नहीं है। उसकी बात सुनकर कुसुम जी उसे कहते हैं, दीदी यहाँ बात मेरी बेटी की हो रही है, तो मैं बीच में तो बोलूंगी और आप इसमें मुझे रोक नहीं सकती। उद्धरण चिन्ह। अब तक जो लड़ाई बच्चों के बीच हो रही थी वह बड़ों के बीच होने लगती है। तभी वहां पर सीमा आ जाती है, जिसके हाथ में एक लैपटॉप था और वह मैनेजर शुक्ला को वह लैपटॉप दे देती है।
वहां पर स्टोर के एंट्री गेट पर इतने सारे लोगों को देखकर सीमा थोड़ा सा चौंक गई होती थी, पर वह बिना कुछ कहे वह लैपटॉप मिस्टर शुक्ला के हाथ में देकर चली जाती है। मिस्टर शुक्ला भी उसे लैपटॉप में एक वीडियो ऑन करके उसे वीडियो को रुक्मणी जी, कविता, वैशाली और प्रताप की तरफ कर देते हैं। बाकी लोगों को वीडियो तो नहीं दिख रहा था, पर उसमें आ रही आवाज साफ सुनाई दे रही थी, जिसमें निधि पहले रुद्राक्ष की और फिर रेवा की बेइज्जती कर रही थी। ये सब कुछ सुनकर निधि का चेहरा तो पीला पड़ जाता है। वही कविता वर्मा भी गुस्से से निधि को देखने लगती है। ये वीडियो तब तक का था जब तक रुक्मणी जी वहां नहीं आती। रुक्मणी जी के वहां आते ही वह वीडियो बंद हो जाता है। फिर प्रताप जी रुक्मणी जी की तरफ मुड़कर देखा है और कहता है, अब बताइए माँ, यहाँ गलती किसकी थी? इस सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है और सुनाई दे रहा है कि निधि ने मेरे बच्चों की बेइज्जती की है और उन्हें जंगली और न जाने क्या क्या कहा। और रूपाली और रुत्वी भी इनसे कुछ नहीं कह रही थी, बल्कि वह इसी का साथ दे रही थी। क्या अब भी आप इन लोगों का साथ देना चाहती है? उद्धरण चिन्ह। इतना कहकर प्रताप जी रुक्मणी जी को इंटेंस नजरों से देखने लगते हैं कि उनका क्या फैसला होगा। प्रताप जी की बात का रुक्मणी जी कोई भी जवाब नहीं दे पा रही होती है। तभी वह अपना गला साफ करते हुए कहती है, निधि अभी बच्ची है और गलती तो बच्चों से ही होते हैं ना। और वैसे भी कौन कह सकता है कि यह जंगल से आई लड़की इतना बड़ा स्टोर ओपन कर सकती है? उद्धरण चिन्ह। रुक्मणी जी की बात सुन वहां मिस्टर शुक्ला को तो बहुत हैरानी होती है कि यह कैसी दादी है जो अपनी ही पोती का साथ न देकर निधि का साथ दे रही है, जबकि सीसीटीवी फुटेज से यह बात क्लियर हो गई थी कि वह नीति थी जिसने रीवा के साथ बदतमीजी की थी। लेकिन वही रेवा, रुद्राक्ष, प्रताप जी और कुसुम जी को कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि कहीं ना कहीं वह जानते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, रुक्मणी जी रेवा और रुद्राक्ष का साथ तो किसी भी हाल में नहीं देने वाली। रुक्मणी जी की बात सुन मैनेजर शुक्ला उन्हें कहता है, मैडम हमारा सिर्फ इसी मॉल में स्टोर नहीं बल्कि पूरे इंडिया में ऐसे कई स्टोर है। इसके बारे में आपको आपके घर की बेटियां शायद अच्छे से बता सकती हैं कि कृष्ण कला ग्रुप कितना बड़ा है। मैनेजर की बात सुन रुक्मणी जी से तो कुछ कहते ही नहीं बना था। तभी सेवा रहती है, अगर आप सबका हो गया हो तो क्या हम लोग अपनी शॉपिंग जारी कर सकते हैं? फिर वह कुसुम जी और प्रताप जी की तरफ देखकर कहती है, माँ पापा आप दोनों यहाँ। तभी कुसुम जी कहती हैं, वो हमने सोचा तुम लोग तो अपनी शॉपिंग कर लोगे, तो हम अपने लिए भी पार्टी के लिए कुछ शॉपिंग करने के लिए आ गए थे, पर हमें पता नहीं था कि तुम लोग हमें यही मिल जाओगे। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर रेवा कहती है, चलो अगर आप आ ही गए हो तो हमारे लिए अच्छा ही है, हम सब साथ में ही शॉपिंग करते हैं। और मैं ना आपको अपना स्टूडियो भी दिखाना चाहती हूँ, आपको वह बहुत ही पसंद आएगा। इतना कहा रेवा कुसुम जी का हाथ पकड़ उन्हें अंदर ले जाने लगती है। तभी उसकी नज़र रुक्मणी जी पर जाती है, जो गुस्से से उसे देख रही होती है। चैप्टर 53। रुक्मणी जी को अपनी तरफ से गुस्से में देखा देखा रेवा उनसे कहती है, दादी माँ आप लोग चाहे तो आप भी आ सकते हैं, पर आई एम सॉरी मैं निधि को आने की परमिशन अभी भी नहीं दूंगी, चाहे आप उसे कितना ही पसंद क्यों ना करे करती हो। फिर वह अंदर जाने लगती है। तभी रुक्मणी जी अपनी छड़ी को जमीन पर पटकते हुए कहती है, तुम्हारे इस बेकार के स्टोर में शॉपिंग करना भी कौन चाहता है? ये हम और बहुत बड़ा है, हम कहीं और से खरीदारी कर लेंगे। इतना कहकर वो वहां से जाने लगती है। उसके साथ साथ कविता वर्मा, वैशाली जी, रूपाली, निधि, रुत्वी और उसकी फ्रेंड्स भी चली जाती है। अब तक रेवा, प्रताप जी, कुसुम जी, रुद्राक्ष और मही के साथ अंदर आ जाती है और मैनेजर शुक्ला भी अंदर की ओर आने लगते हैं। अंदर आते ही मैनेजर शुक्ला रेवा को देखकर कहता है, रेवा मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम दोनों सच में रावत फैमिली के बच्चे हो? उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर प्रताप जी कहते हैं, मैनेजर शुक्ला ये मेरे ही बच्चे हैं, क्या आपको कोई शक है? उसकी बात सुन मैनेजर शुक्ला उनकी तरफ देखकर कहते हैं, नहीं मिस्टर प्रताप, बट आपकी मॉम का बिहेवियर रेवा और रुद्राक्ष के तरफ ज्यादा कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मुझे डर है कि आपके घर में इन्हें परेशान किया जाता होगा। ये बात वह थोड़ी सी चिंता में कहते हैं। प्रताप जी भी उनके चेहरे पर अपने बच्चों के लिए फिक्र देख लेते हैं। तभी रुद्राक्ष उनके कंधे पर हाथ रख कहता है, क्या शुक्ला अंकल आप भी कैसे बात कर रहे हैं, जैसे आप तो हमें जानते ही नहीं, आपको लगता है कि कोई हमें परेशान कर सकता है? ये बात रुद्राक्ष ने एक टीजिंग स्माइल के साथ करी थी। उसके बाद सुनकर मैनेजर शुक्ल कहते हैं, वह तो है रुद्राक्ष सर कि आपको और रेवा मैडम को कोई परेशान नहीं कर सकता। फिर वह कहते हैं, आप लोग शॉपिंग कीजिए, मुझे थोड़ा सा काम है।
वैसे भी इन लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। इतना कहकर मिस्टर शुक्ला वहां से चले जाते हैं। मैनेजर शुक्ला के जाने के बाद रेवा आगे जाते हुए कुसुम जी और मही से कहती है, मही माँ चले ना, हम गर्ल्स सेक्शन की तरफ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही बहुत सारे न्यू डिजाइनर आउटफिट आए हैं, आपको वह पसंद आएंगे। फिर वह रुद्राक्ष को कहते हैं, भाई अपडेट के साथ मेल सेक्शन की तरफ चल जाए। अर्थ के चिराग भाई, मोहित भाई और वैभव भाई भी वहीं पर होंगे। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुन रुद्राक्ष भी हाँ में सर हिलता है। फिर वह प्रताप जी के साथ मेल सेक्शन की तरफ चला जाता है। वही रेवा, मही और कुसुम जी के साथ फीमेल सेक्शन की तरफ चली जाती है। वही फीमेल सेक्शन में इस वक्त काव्य और मेघा बहुत सारे आउटफिट्स बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ देख रहे होते हैं, और वह कई आउटफिट को तो ट्राई भी कर चुके होते हैं। उनमें से मेघा ने एक रेड कलर की नी लेंथ ड्रेस पसंद ही होती है, जो आप शोल्डर थी वह उसमें बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। और काव्या ने एक ग्रीन कलर की शॉर्ट ड्रेस पसंद की होती है। सोनल ने अब तक कुछ भी पसंद नहीं किया होता है। वही अवनी तो आंखें फाड़ फाड़ कर वहां पर रखी ड्रेस, एक्सेसरीज और पर्स को ही देख रही थी। वह सब उसे बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे, पर साथ ही जब वह उनके प्राइस देखते हैं तो वह बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है, क्योंकि वह इन सब चीजों को अपने घर के पूरे साल के खर्चों से भी नहीं खरीद सकती थी, और यह बात उसे पता थी। तभी रेवा कुसुम जी और मही के साथ वहां आ जाती हैं। रेवा के वहां आते ही आसपास खड़ी सेल गर्ल्स जो काव्य और मेघा को आउटफिट्स दिखा रही थी, जैसा ही रेवा आती है उसे गिफ्ट करती है और हेलो कहती है। अंदर आकर रेवा कुसुम जी की तरफ देखकर कहती है, माँ ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं, हम कॉलेज में एक ही क्लास में पढ़ते हैं। फिर वह एक एक की तरफ अपनी उंगली से इशारा करके उनका इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहती है, ये सोनल है, वह मेघा, और यह काव्य है, और यह अवनी है। वह चारों भी कुसुम जी को देखकर उन्हें नमस्ते करते हैं, और कुसुम जी भी उन्हें स्माइल पास कर देते हैं। फिर रेवा पास में खड़ी एक सेल्फी की तरफ इशारा करते हुए कहती है, माँ यह पायल है, यह आपको जो भी चाहिए वह दिखा देगी। आपको यहाँ जो भी चाहिए या जो भी पसंद हो आप बस उसे कह दीजिएगा। इतना कह रेवा पायल को कुछ इशारा करती है। पायल भी रेवा का इशारा समझ जाती है और कुसुम जी की तरफ देखकर कहती है, मैडम आप क्या देखना पसंद करेगी। उद्धरण चिन्ह। कुसुम जी कहती है, मुझे साड़ी देखनी है, क्या यहाँ पर है। कुसुम जी ने यह इसलिए पूछा था क्योंकि जहां पर वह खड़े थे वहां कोई भी साड़ी नहीं दिख रही थी। उनकी बात सुन पायल अपने चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाकर कहती है, बिल्कुल मैडम, साड़ियों का सेक्शन उस तरफ है, आप मेरे साथ चलिए। इतना कहकर पायल आगे की तरफ जाने लगती है। कुसुम जी भी उन सबको स्माइल देते हुए आगे की तरफ जाने लगती है। चैप्टर 54। अब आगे। तभी रीवा सोनल और बाकियों की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम लोगों ने अपने लिए कुछ सेलेक्ट किया। तभी मेघा और काव्य अपने अपनी पहनी हुई ड्रेस दिखाकर कहती है कि वह हमें ये ड्रेस बहुत पसंद आई है। इतना कह वह दोनों बहुत बड़ी स्माइल दे रही होती है। तभी रेवा कहती है, आप दोनों की पसंद काफी अच्छी है। उद्धरण चिन्ह। फिर रेवा सोनल की और अवनी की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम दोनों को कुछ पसंद नहीं आया। तो सोनल एक ड्रेस की तरफ इशारा कर कहती है, दरअसल मुझे वह ड्रेस पसंद आई है। वह ड्रेस येलो कलर के थे और ज्यादा महंगी नहीं थी। सोनल के एक्सप्रेशन देखकर रेवा समझ जाती है कि सोनल को रेवा से फेवर नहीं लेना चाहती। रेवा को यह भी पता चल जाता है कि सोनल को असल में वह पीला नहीं बल्कि इसके बगल में लगी हुई ग्रीन कलर की ड्रेस ज्यादा पसंद आई है, बट वह थोड़ी सी ज्यादा महंगी थी, इसलिए सोनल वह नहीं लेना चाहती। इसलिए रेवा उसे कहती है, बट सोनल तुम पर इससे ज्यादा वह ग्रीन कलर की ड्रेस ज्यादा सूट करेगी। इतना कह वो किसी को बुलाती है और वह ग्रीन कलर की ड्रेस वहां से निकलवती है और उसे सोनल के हाथ में देते हुए कहती है, प्लीज मेरे लिए इसे एक बार ट्राई करो ना। इतना कहकर वो सोनल को चेंजिंग रूम की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी सोनल रेवा का हाथ पकड़ कहती है, नहीं रेवा, मुझे वह पीला ड्रेस पसंद आई है। तो रेवा कहती है, देखो सोनल, मुझे झूठ पकड़ना बहुत अच्छे से आता है और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें वह येलो ड्रेस पसंद तो आई है, पर उससे ज्यादा या ग्रीन वाली पसंद आई है, बट तुम्हें लेना नहीं चाहती। और क्यों यह मुझे जानना भी नहीं, बट अगर तुम्हें ये ग्रीन पसंद आए ड्रेस पसंद आई है तो तुम यही लोगी। अब प्लीज जल्दी से ट्राई करो, मना मत करो यार प्लीज। उद्धरण चिन्ह। रेवा की बात सुनकर सोनल नामे अपना सर हिला देती है और वह चेंजिंग रूम में ड्रेस चेंज करने के लिए चली जाती है। इतने में काव्य और मेघा भी अपनी ड्रेस चेंज कर आ गए होते हैं। उनकी पसंद की हुई ड्रेस वहां खड़ी एक सेल्स गर्ल पैक करने के लिए ले जा चुकी थी।
तभी रेवा मही को देखकर कहती है, प्रिंस आपके यहाँ पर क्या पसंद आ रहा है, मुझे बताए ना। तब मही कहती है, परी यहाँ तो सारे कपड़े बहुत बड़े बड़े हैं और मैं तो इतनी छोटी सी, मैं तो इनमें आऊंगी भी नहीं। रेवा अपने घुटनों के बल बैठकर उसके गाल पर एक किस करते हुए कहती है, आप बस अपने लिए ड्रेस पसंद कीजिए, उसे आपकी साइज का बनाने की जिम्मेदारी मेरी। वह आपको बहुत ही अच्छे से फिट हो जाएगी, आई प्रॉमिस। उद्धरण चिन्ह। इतना क्या, वह एक सेल्स गर्ल्स को वहां बुलाती है और कहती है, तुम इसे हमारे बेस्ट डिजाइन्स बताओ। रीवा की बात सुनकर मही भी उस सेल्स गर्ल उसे के साथ चली जाती है। तभी रीवा की नजर अवनी पर जाती है, जो इस वक्त एक के बॉक्स में रखी एक बेबी पिंक कलर की ड्रेस को ही बड़े गौर से देख रही होती है। वह ड्रेस जितनी सिंपल थी उतनी ही ब्यूटीफुल और एलिगेंट थी। उसे देख रेवा अवनी के पीछे आकर खड़ी हो जाती है और अवनी से कहती है, क्या तुम्हें ये पसंद आया? उद्धरण चिन्ह। अचानक से रेवा की आवाज सुन अपनी थोड़ा सा चौंक जाती है। फिर वह पीछे की तरफ देखकर कहती है, हाँ पसंद तो आया, लेकिन। इतना कह के अवनी रुक जाती है। तभी रेवा कहती है, अगर पसंद आया है तो पहनकर भी देख लो। अवनी रेवा की बात सुन उसकी तरफ देखने लगती है। तभी रेवा आगे बढ़कर खुद उसे ग्लास के बॉक्स को ओपन करती है और उसमें से वह ड्रेस निकालकर अवनी को देती है और उसे वहीं पर बने एक और चेंजिंग रूम में भेज देती है। मेघा और काव्य भी ये सब देख रही थी। उन्हें रेवा का ये नेचर बहुत ही अच्छा लगता है। वहीं सोनल भी अपनी ड्रेस पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आती है। उसे देखकर रेवा, मेघा और काव्य तो उसे देखते ही रह जाती है। तभी काव्य रहती है, ओ माय गॉड सोनल, तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। उसकी बात सुनकर मेघा भी अपना सर हाँ में दिला देती है। सोनल भी ऑकवर्ड स्माइल के साथ उसे देखने लगती है। वह सच में उस ड्रेस में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। तभी रेवा कहती है, वैसे मैंने कहा था ना, तुम उसे येलो ड्रेस से ज्यादा इस ग्रीन ड्रेस में ज्यादा ब्यूटीफुल लगोगी। देखा, रेवा कभी झूठ नहीं बोलती। कितना कह वो अपने ही कंधे को थपथपाने लगती है। उसकी ऐसी बात सुनकर वह तीनों भी हंसने लगती हैं। फिर सोनल फिर से चेंजिंग रूम में चली जाती है और ड्रेस चेंज करने वह ड्रेस चेंज करके बाहर आती है। एक एम्प्लॉई उससे ड्रेस को लेकर उसे पैक करने के लिए चली जाती है। इतनी देर में अवनी भी चेंज कर वहां आ जाती है। बेबी पिंक कलर की ड्रेस में वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही होती है। वह एक फ्रॉक टाइप ड्रेस थी जो उसके घुटनों तक आ रही थी। रेवा, सोनल, काव्य और मेघा बस उसे देखकर ही रह जाती है। अवनी ने सबको यूं अपनी तरफ देखता पाकर कहती है, क्या हुआ, हम अच्छे नहीं लगा रहे हैं? तभी काव्य उसके पास आकर कहती है, तुम इस वक्त बहुत अच्छी लग रही हो। देखना, पार्टी में सारे लड़के तो तुम्हें देखकर बेहोशी हो जाएंगे। काव्या की बात सुनकर अवनी कहती है, तुम कुछ भी मत बोलो, मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। अवनी की बात सुन सोनल कहती है, वह झूठ नहीं बोल रही अवनी, अब चलो हमें लेट हो रहा है। उद्धरण चिन्ह। चैप्टर 55 आगे। मेघा की बात सुन अपनी फिर से चेंजिंग रूम में चली जाती है और चेंज कर आ जाती है। रेवा उन लोगों की पसंद की हुई ड्रेस पैक करवा देते हैं और वह अवनी की ड्रेस के साथ उसके मैचिंग के इयररिंग्स और ब्रेसलेट भी पैक करवाते हैं। साथ में एक जोड़ी सैंडल की पैक करवा देती है। ये बात रेवा ने किसी को नहीं बताई थी, यहाँ तक कि अवनी को भी नहीं, क्योंकि अगर वह उसे ये बता देती तो वो उन सबको लेने से मना कर देती। वह सब कुछ एक ही बाग में रख पाती है ताकि अवनी को पता ना चले। फिर सोनल, मेघा, काव्य और अवनी वहां से रेवा को बाय बोलकर चली जाती है। उनके जाने के बाद रेवा भी आसपास देखने लगती है। फिर वह कुसुम जी के पास चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मेल सेक्शन में की तरफ रुद्राक्ष और प्रताप जी पहुंचते हैं तो वहां पहले से अर्थ, चिराग, वैभव और मोहित थे। जहां मोहित और वैभव ने अपने लिए आउटफिट पसंद कर लिया था और अर्थ ने भी अपने लिए सूट पसंद कर लिया था, लेकिन चिराग बार बार अलग अलग सूट पहनकर ट्राई कर रहा था। उसे ज्यादा कुछ पसंद ही नहीं आता रहा था। तभी वहां रुद्राक्ष प्रताप जी के साथ आता है। उन्हें देखकर अर्थ कहता है, हेलो अंकल, आप भी यहाँ पर? क्यों, मुझे मेरे बेटी के शॉप में नहीं आना चाहिए? उनकी बात सुन अर्थ थोड़ा सा शर्मिंदा सा महसूस करता है, पर फिर कहता है, हमने आपको कब मना किया है अंकल, और यह आपकी बेटी की ही शॉप है, आप जब भी चाहे आ सकते हैं। इतना कह साहब हंसने लगते हैं, क्योंकि प्रताप जी और अर्थ हमेशा ऐसे ही बात किया करते थे। तभी प्रताप जी रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहते हैं, हम भी अपने लिए है कुछ सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को अच्छे से जानता हूँ, वह कपड़ों के मामले में बहुत ही पीकी है। उन्हें बहुत टाइम लगने वाला है कुछ भी पसंद करने में। उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष भी हमें अपना सर हिला देता है।
तभी उनके पास एक सल्स गलती है और रुद्राक्ष और प्रताप जी को ग्रीट करके कहती है, रुद्राक्ष सर, आपके और सर के लिए रेवा मैडम ने स्पेशल सूट भेजा है। उन्हें कहा है कि आप एक बार इसे पहनकर ट्राई कर लीजिए। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी उसकी बात सुनकर उसके हाथ से सूट ले लेते हैं और कहते हैं, वैसे मेरी बेटी अच्छे से जानती है मुझ पर क्या अच्छा लगेगा, इसलिए तो उसने हमारे आते ही हमारे लिए सूट भिजवा दिए। वह रेवा का भिजवाया हुआ सूट लेकर चेंजिंग रूम में चले जाते हैं। उन्हें यूं बच्चों की तरह खुश होता देखकर रुद्राक्ष भी खुश हो जाता है और वो भी अपना सूट लेकर चेंज करने चला जाता है। उन दोनों के चेंजिंग रूम में जाने के बाद चिराग आता है, उसने भी अपने लाए एक सूट ले लिया था। वो अर्थ के पास एक कहता है, चलो भाई हम चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उसे इतना जल्दी में देखकर मोहित उसके पास आकर कहता है, सिर्फ थोड़ी देर रुक जाओ, रुद्राक्ष और प्रताप अंकल अभी अभी आए हैं और वह अभी चेंज करने गए हैं। उसकी बात सुन चिराग कहता है, वो दोनों कब आए? उद्धरण चिन्ह। अर्थ, जब तुम लड़कियों की तरह कपड़े सेलेक्ट करने में नखरे कर रहे थे तब। अर्थ की बात सुनकर चिराग थोड़ा सा चिढ़ जाता है, पर ज्यादा कुछ बोलना नहीं। वह चारों वहीं पास में रखे सोफे पर बैठकर रुद्राक्ष और प्रताप जी का वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर में है रुद्राक्ष और प्रताप जी भी रीवा के भेजे सूट पहनकर आते हैं। वो दोनों उसमें बहुत ही हैंडसम लग रहे थे और वह सूट एक दूसरे के से थोड़ा सा सिमिलर भी थे। रुद्राक्ष और प्रताप जी को वह सूट काफी ज्यादा पसंद आते हैं तो वह दोनों उसे ही ले लेते हैं। फिर वह सभी लोग वहां से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलकर अर्थ प्रताप जी की तरफ देखकर कहता है, चलिए अंकल अब हम लोग निकालते हैं, क्योंकि ये हम बहुत टाइम से यहीं पर है। आप लोग अपने शॉपिंग जारी रखें। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर प्रताप जी कहते हैं, बेटा हमारी तो शॉपिंग हो गई, असली शॉपिंग तो तुम्हारे आंटी कर रही होगी दूसरी तरफ। अब उनकी शॉपिंग कब खत्म हो वह तो भगवान ही जाने। उनकी बात सुन बाकी सब हंसने लगते हैं। वही अर्थ, चिराग, मोहित और वैभव वहां से चले जाते हैं तो प्रताप जी रुद्राक्ष की तरफ देखकर कहते हैं, बेटा चलो हम तुम्हारे माँ के पास जाते हैं, देखते हैं उनकी शॉपिंग कहाँ तक पहुंची है। उनकी बात सुनकर रुद्राक्ष भी हाँ में अपना सर हिला देता है और फिर वह दोनों कुसुम जी और रेवा की तरफ जाने लगता है। वहीं दूसरी तरफ अब तक कुसुम जी के भी शॉपिंग हो गई थी। रेवा ने कुसुम जी के लिए भी खुद से ही कुछ साड़ियां सिलेक्ट की थी। साड़ी की शॉपिंग के बाद कुसुम जी और रेवा मही के पास डिजाइनिंग स्टूडियो की तरफ जाने लगती है। तभी उन्हें रास्ते में प्रताप जी और रुद्राक्ष मिल जाते हैं। इस वक्त प्रताप जी के चेहरे पर 440 वोल्ट की स्माइल थी। उसे देख कुसुम जी कहती है, क्या बात है, आज तो आप बहुत खुश लग रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी कहते हैं, हाँ पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मैं क्यों खुश हूँ। वैसे क्या आप लोगों की शॉपिंग कंप्लीट हो गई? उनकी बात सुनकर रेवा कहती है, हमारी शॉपिंग तो हो गई है, हम अब माही के पास जा रहे हैं। मैंने उसे डिजाइनिंग स्टूडियो में भेजा है, क्योंकि यहाँ बच्चों के लिए कुछ भी कोई भी आउटफिट रेडी नहीं है। वो वहाँ जो भी डिजाइन को सेलेक्ट करेगी हम उसे उसके अकॉर्डिंग बना देंगे। उद्धरण चिन्ह। फिर वह प्रताप जी और कुसुम जी की तरफ देखकर हंसते हुए कहती है, माँ पापा चलिए मैं आपको अपना स्टूडियो भी दिखाती हूँ, आपको अपना स्टूडियो भी दिखाती हूँ। इतना कह रेवा उन दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें डिजाइनिंग स्टूडियो की तरफ खींचते हुए ले जाने लगती है। वहीं कुसुम जी और प्रताप जी की उसके साथ पीछे पीछे जाने लगते हैं। वह लोग जैसे स्टूडियो में पहुंचते हैं उनका मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि वहां पर जो आउटफिट्स और डिजाइन्स लगे हुए थे वह बाहर स्टोर में शोकेस में लगे हुए डिजाइन से भी ज्यादा खूबसूरत है। फिर उनकी नजर मही पर जाती है जो एक टेबल पर बैठी थी और कुछ लोग उसे अलग अलग पेपर दिखा रहे थे और मही उन्हें देखकर अपना मुंह अजीब सा बना रही थी। रेवा उसके पास जाकर कहती है, क्या हुआ प्रिंसेस, क्या आपके यहाँ कुछ भी पसंद नहीं आया? रेवा की आवाज सुन नहीं उसकी तरफ देखकर उसके पास चली जाती है और कहती है, परी इन लोगों ने मुझे बहुत सारी ड्रेस की फोटो दिखाए पर मुझे उसमें से कुछ भी पसंद नहीं आ रहा। उद्धरण चिन्ह। तो रेवा कहती है, अच्छा तो आपको क्या पसंद है, आपको किस तरह के ड्रेस चाहिए, आप मुझे बताओ, हम बिल्कुल वैसे ही ड्रेस आपके लिए बना देंगे। उद्धरण चिन्ह। तो मही अपने गाल पर हाथ रखकर थोड़ा सा सोचती है और फिर अपनी आंखों में चमक लेकर कहती है, परी मुझे ना बिल्कुल वैसी वाली ड्रेस चाहिए जैसी मैंने परी माँ के कमरे में देखी थी। उद्धरण चिन्ह। मही की बात सुन रेवा कंफ्यूजन में उसे देखने लगती है, पर कुसुम जी मही की बात समझ जाती है और रेवा से कहती है, रेवा दरअसल मही को महिमा दीदी की एक साड़ी बहुत ज्यादा पसंद है और वह हमेशा मुझसे कहती है कि वह उसे पहनना चाहती है। पर इतना कह वह रुक जाती है।
तो रेवा उनसे कहती है, पर क्या माँ? तो कुसुम जी रेवा को कहते हैं, कुछ नहीं, बस इतना ही। कुसुम जी फिर अपना मुंह फेर लेती है, क्योंकि वह रेवा को अपनी आंखों के इमोशन नहीं दिखाना चाहते थे। लेकिन रीवा समझ जाती है कि कुसुम जी के मन में इस वक्त क्या चल रहा है, पर वह कुछ कहती नहीं। फिर रेवा माही की तरफ देखकर उससे कहती है, आपको परी माँ के पास जो ड्रेस है बिल्कुल वैसी ड्रेस चाहिए। तो रेवा की बात सुन मही अपना सर हाँ में हिला देती है। इस वक्त मही बहुत क्यूट लग रही थी। मही को हाँ में अपना कर हिलाते देख रेवा मही से कहती है, तो ठीक है, हम आपके लिए बिल्कुल वैसे ही ड्रेस बनवाएंगे। रीवा की बात सुनो कुसुम जी की आंखों में खुशी झलक नहीं लगती है। वहां का माहौल थोड़ा सा इमोशनल हो गया था, तो प्रताप जी माहौल को हल्का करने के लिए कहते हैं, चलो आज शाम हम सब कहीं बाहर ही डिनर करने चलते हैं। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुन कुसुम जी कहती है, हाँ वैसे भी जब से रुद्राक्ष और रेवा घर वापस आए हैं कुछ ना कुछ हो ही रहा है, तो आज हम सब अच्छे से अपना फैमिली टाइम स्पेंड करके ही घर चलते हैं, वरना घर पर तो हमें ठीक से हमारे बच्चों से बात भी करने नहीं मिलती। उनकी बात सुन उनकी बात से हर कोई एग्री करता है। वह सब बाहर डिनर कर रात को देर से घर जाते हैं, क्योंकि उसके बाद वह आसपास घूमने के लिए भी चले गए थे। आज उन पांचों ने साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया था, जैसे एक फैमिली करती है। रावत मैंशन पहुंचकर सब अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। चैप्टर 56 रुद्राक्ष और रेवा की वेलकम पार्टी। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं और पार्टी का दिन भी आ जाता है। रुद्राक्ष और रेवा ने भी अपने कुछ गिने चुने फ्रेंड्स को बुलाया था, जिन्हें वह रावत फैमिली में ज्वाइन होने से पहले जानते थे। आज पूरे रावत मैंशन को बहुत ही अच्छे से सजाया गया था। हर तरफ खूबसूरत फूलों के डेकोरेशन की गई थी। शाम होते ही सभी मेहमान पार्टी में आना शुरू हो जाते हैं। उन सबको रुक्मणी जी और राजेंद्र जी खुद वेलकम कर रहे होते हैं। वही प्रताप जी और कुसुम जी हर तरफ की अरेंजमेंट देख रहे होते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई ना। अब तक ज्यादातर गेस्ट पार्टी में आ चुके थे। उसमें कुछ रावत फैमिली के रिलेटिव्स, कुछ फैमिली फ्रेंड्स और कई बिजनेस पार्टनर्स पर शामिल थे। हर कोई अंदर अंदर बात कर रहे थे कि अचानक से रावत फैमिली ने ये पार्टी क्यों रखी है, क्योंकि किसी को भी इस पार्टी का रीजन नहीं बताया गया था। पर कुछ खास लोगों को इसके बारे में पता था कि यह पार्टी रुद्राक्ष और बाकी वेलकम पार्टी है। वहीं अब तक रुद्राक्ष, रेवा और मही के अलावा बाकी की सारी रावत फैमिली नीचे पार्टी में ही मौजूद थी। इस वक्त राजेंद्र जी और रुक्मणी जी अपनी उम्र के लोगों के साथ बातचीत कर रहे थे। वहीं प्रताप जी और महेंद्र जी अपनी बिजनेस पार्टनर को वेलकम कर रहे थे। तो वहीं कुसुम जी अभी भी हर तरफ की अरेंजमेंट में ही लगी हुई थी। वहीं वैशाली जी और मालिनी जी अपने हाई सोसाइटी के फ्रेंड्स के साथ अलग ही बातचीत में लगी हुई थी। इस वक्त रूपाली और ऋत्वी अपने फ्रेंड्स के साथ बातचीत कर रहे थे। तो वहीं आकाश और विजय भी अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी एंजॉय कर रहे थे। रूपाली इस वक्त निधि के साथ थी। वह इस वक्त अपनी फ्रेंड से घिरी हुई थी। वो सब रूपाली की भर भर के तारीफ कर रहे थे। तभी रूपाली की एक दोस्त उसकी तारीफ करते हुए कहती है, यार रूपाली, तुम तो आज इस गाउन में बहुत ही प्रीटी लग रही हो। मानना पड़ेगा, तुम्हारा फैशन सेंस तो कमाल का है। आज तो तुम इस पार्टी के सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो। वैसे तो उसके फ्रेंड्स सच ही कह रहे थे, क्योंकि इस वक्त रूपाली उसे पार्टी में आए सभी लड़कियों से सबसे ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी रूपाली की एक दोस्त कहते हैं, हाँ वैसे मुझे नहीं लगता कि जिसके लिए यह पार्टी रखी गई है वह तुम्हारी बराबरी भी कर सकती है, क्योंकि कहाँ तुम और कहाँ वह आश्रम की गवार लड़की। उसे तो ये भी नहीं पता होगा कि इस तरह की पार्टी में किस कैसे कपड़े पहने जाते हैं। पता नहीं वह क्या पहनकर आ जाएगी पार्टी में। ऐसे ही बातें करते हुए रूपाली की फ्रेंड रूपाली की बहुत तारीफ कर रही होती है और रीवा के बुराई भी कर रही होती है। उसे लड़की की बात सुन रूपाली भी मन ही मन बहुत खुश हो रही थी, पर रूपाली अपने चेहरे पर वह खुशी आने नहीं देती और उदास सा चेहरा बनाकर उससे लड़की से कहती है, प्लीज यार तुम लोग ऐसी बातें मत करो, वह जैसे भी है पर मेरी बहन है। भले ही वह आश्रम में पहली बड़ी है, पर वह इस परिवार की ही बेटी है, तो तुम लोग प्लीज उसके बारे में ऐसी बात मत करो। और माना कि उसे आजकल के फैशन के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है, पर मुझे यकीन है कि कुछ रोमांटिक है, उसे कुछ अच्छा ही दिया होगा पहनने के लिए, वह कुछ भी पहनकर तो नहीं आ जाएगी। उद्धरण चिन्ह। रूपाली की बात सुन उसकी एक दोस्त कहती है, वह तो देखते हैं कि वह गवार लड़की आखिर क्या ही पहन कर आएगी। तभी एक दूसरी लड़की रहती है, वह चाहे कुछ भी पहने लेकिन वह तुम्हारी बराबरी तो नहीं कर सकती, ये तो पक्का है। उनकी बात सुन रूपाली और निधि बहुत खुश हो रही होती है, क्योंकि निधि को भी रेवा से बहुत चिढ़ होती है। वही बाकी सारी लड़कियां हंसने लगती है और पार्टी एंजॉय करने लगती है।
तो वही वैशाली जी और मालिनी की भी कुछ कम नहीं थी। वह भी अपनी बेटियों की तारीफ कर रही थी और अब तक उन्होंने उनके फ्रेंड सर्कल की औरतों के दिमाग में यह बात फिट कर दी थी कि रेवा और रुद्राक्ष जंगल के आश्रम से आए गवार है। तभी मल्होत्रा फैमिली पार्टी में इंटर करती है। ओल्ड मिस्टर मल्होत्रा और ओल्ड मिसेज मल्होत्रा सबसे आगे चल रहे होते हैं। उनके पीछे उनके बेटे और बहू होते हैं और उन्हीं के साथ अर्थ और उसका छोटा भाई सागर भी होता है। मल्होत्रा फैमिली में दादाजी मिस्टर नीरज मल्होत्रा 75 साल, दादी जी मैसेज कौशल्या मल्होत्रा 73 साल, नीरज मल्होत्रा के बेटे और अर्थ के पिता माधव मल्होत्रा 45 साल, उनकी वाइफ पूजा मल्होत्रा 42 साल और उनका बेटा अर्थ, जिसे सब जानते ही हैं अर्थ मल्होत्रा, और उसका एक छोटा भाई होता है जिसका नाम होता है सागर मल्होत्रा 6 साल होता है। चैप्टर 57 रुद्राक्ष और रेवा की पार्टी में एंट्री। आगे मल्होत्रा परिवार जैसे ही पार्टी में आते हैं, नीरज मल्होत्रा और उनकी पत्नी कौशल्या मल्होत्रा सीधे राजेंद्र जी के पास चले जाते हैं। नीरज जी राजेंद्र जी को गले लगाते हुए कहते हैं, मुबारक हो मेरे दोस्त, तुम्हें अपने पोता और पोती वापस मिल गए और आज हम तुम्हारे लिए बहुत खुश हैं। उद्धरण चिन्ह। तो वही राजेंद्र जी भी उन्हें गले लगाकर कहते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे दोस्त कि तुम मेरे इस खुशी में शामिल होने के लिए आए। वैसे देखा जाए तो अगर तुम्हारा पोता ना होता तो हमें कभी हमारे बच्चों के बारे में पता ही नहीं चलता। तो नीरज जी कहते हैं, ये तो किस्मत की बात है भाई, जो विधाता हमारे लिए लिखते हैं वही हमारे साथ होता है। इतना कि वह दोनों खिलाकर हंसने लगते हैं। तभी कौशल्या जी भी रुक्मणी जी की तरफ आगे कर मुस्कुरा कर कहती है, मुबारक हो बहन जी आपको आपके बच्चों के वापस आने के लिए। तो रुक्मणी जी अपने चेहरे पर एक नकली मुस्कान लाकर उन्हें धन्यवाद कह देती है, पर वह ज्यादा खुशी जाहिर नहीं करती है। इस बात से कौशल्या जी को भी इस बात पर कोई हैरानी नहीं होती, क्योंकि वह रुक्मणी जी का स्वभाव अच्छे से जानती थी। वही मिस्टर माधव जी आते ही प्रताप जी के पास चले जाते हैं और पूजा जी कुसुम जी को ढूंढने लगते हैं, जो इस वक्त पार्टी के अरेंजमेंट देख रही होती है। माधव जी प्रताप जी के पास जाकर उन्हें गले लगा लेते हैं और फिर उन्हें कहते हैं, आज मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ प्रताप। आखिर जिस दिन का तुमने इतने सालों से बेसब्री से इंतजार किया था वह दिन आ ही गया। आज तुम्हें तुम्हारे दोनों बच्चे वापस मिल गए। उद्धरण चिन्ह। प्रताप जी भी अपने दोस्त को गले लगाकर बहुत खुश थे, पर वह हल्की नाराजगी जताते हुए कहते हैं, हाँ और तुम्हें इतने दिनों बाद वक्त मिला मेरे बच्चों से मिलने आने के लिए। तो माधव जी उसे कहते हैं, क्या करूं दोस्त, बिजनेस के सिलसिले में इंडिया से बाहर गया था, आज सुबह ही लौटा हूं। जब तुम्हारी पार्टी का इनविटेशन मिला उसके बाद बहुत मुश्किल से अपना सारा काम जल्दी जल्दी निपटा कर आया हूं अपने बच्चों से मिलने के लिए। उद्धरण चिन्ह। फिर आसपास देखकर कहते हैं, वैसे कहाँ है वह दोनों, अब उन्हें बुलाओगे भी कि नहीं? मुझे अपने भतीजे और भतीजी से मिलना है। उद्धरण चिन्ह। उनकी बात सुनकर प्रताप जी कहते हैं, हाँ वैसे भी ऑलमोस्ट सारे गेस्ट भी आ गए हैं, मैं उन्हें अभी बुला देता हूँ। इतना कहकर प्रताप जी अपना फोन निकालकर रुद्राक्ष को मैसेज कर देते हैं कि वह तीनों नीचे आने के लिए रेडी हो जाए और जब वह उनका नाम पुकारे तो वह नीचे की तरफ आए। उद्धरण चिन्ह। फिर प्रताप जी अपने हाथों में माइक लेकर हाल के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, अटेंशन एवरीवन, आप सब आज हमारे बीच हमारी खुशी में शामिल हुए उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। मैं ये भी जानता हूँ कि आप सब ये जानने के लिए उत्सुक है कि यह पार्टी किस बात के लिए रखी गई है, तो मैं आप सबको बता देना चाहता हूं कि यह पार्टी मैं आज अपने बच्चों के लिए रखी गई है। आप सबको ये बात पता ही होगी कि मेरे 2 जुड़वा बच्चे भी हैं जो कि 17 साल के हैं और वह जब छोटे थे तभी हमारे परिवार से अलग हो गए थे, पर अभी कुछ दिन पहले ही हमें उनके बारे में पता चला था और हम उन्हें अपने परिवार में वापस ले आए हैं और आज की पार्टी का रीजन भी यही है कि हम आप सबको उनसे मिलवाना चाहते हैं। इतना कहकर वह अपने हाथों में पकड़ माइक पास खड़े वेटर के हाथ में दे देते हैं। तभी पूरे हॉल की लाइट चली जाती है और हॉल के बीचों बीच में जो सीढ़ियां थी उसमें ऊपर की तरफ एक स्पॉटलाइट जलती है। तभी सबके कानों में पायल की मीठी सी आवाज सुनाई देती है और उस स्पॉटलाइट में धीरे से 2 लोगों के पैर नजर आते हैं, एक लड़का और एक लड़की के। वही वह दोनों लड़का और लड़की धीरे धीरे सीढ़ियां नीचे उतर रहे थे। वह लोग जैसे जैसे सीढ़ियां उतर रहे थे वैसे वैसे स्पॉटलाइट भी उनके पैरों से ऊपर की तरफ जाने लगती है और पायल की आवाज तेज होने लगती है। वह लोग जैसे ही आधी सीढ़ियां उतरते हैं कि स्पॉटलाइट धीरे धीरे उनके पैरों से लेकर उनके चेहरे तक पहुंच जाती है। इस वक्त उसे स्पॉटलाइट में कोई और नहीं रुद्राक्ष और रेवा खड़े थे।
वही रुद्राक्ष ने इस वक्त मही को अपनी गोद में ले रखा था। इस वक्त हर कोई बस अपनी सांस रोक के उन्हें को देख रहा था। वह तीनों एक साथ सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ आने लगते हैं। वह लोग जैसे ही नीचे पहुंचते हैं पूरे हॉल की लाइट जल जाती है। नीचे आते ही रुद्राक्ष मही को अपनी गोद से उतरकर अपने और रेवा के बीच खड़ा कर लेता है। अभी मही का एक हाथ रुद्राक्ष ने पकड़ा था, तो वही दूसरा हाथ रेवा ने पकड़ा हुआ था। वह तीनों बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। आज रेवा और मही ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई थी। उन दोनों ने एक व्हाइट कलर का लहंगा पहना हुआ था, जिसमें रेड कलर के फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी की गई थी। उसे लहंगे में बहुत से छोटे छोटे पल्स भी लगे हुए थे जो उसने चार चांद लगा रहे थे। उन दोनों ने हाथों में चूड़ियां पहनी थी, कानों में खूबसूरत से पल वाले ईयरिंग्स, गले में पतली सी चेन जिसमें ओम का पेंडेंट बना लगा हुआ था। मेकअप के जगह उन दोनों ने सिर्फ माथे पर छोटी सी बिंदी लगाई थी, उसके साथ ही कुमकुम से टीका भी लगाया हुआ था। उन्होंने आंखों में काजल और होंठ पर लिप बाम लगाया हुआ था। इस वक्त वह दोनों बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उन्हें देखकर कोई अनजान भी कह सकता था कि वह दोनों बहनें हैं। वहीं रुद्राक्ष ने ब्लैक कलर की पैड और व्हाइट कलर का शर्ट पहना हुआ था। रुद्राक्ष ने अपने शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले छोड़ रखे थे। साथ ही उसने भी रेवा और माही के जैसी ही चैन अपने गले में पहनी हुई थी और माथे पर कुमकुम का तिलक लगाया हुआ था। वह इस वक्त बहुत ही हैंडसम लग रहा था। जैसे ही वह लोग पार्टी में आते हैं सभी की नज़र उन पर ही जम जाती है। अब तक कुसुम जी भी उनके आने की अनाउंसमेंट सुनकर प्रताप जी के पास पहुंच गई थी। तो रुद्राक्ष, रेवा और मही सीधा नीचे आकर प्रताप जी और कुसुम जी को ढूंढकर उन्हें के पास चले जाते हैं। रुद्राक्ष प्रताप जी के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है, तो वही रेवा कुसुम जी के पास महीने के साथ चली जाती है। प्रताप जी ने आज ब्लैक कलर का सूट पहना था जिसमें रुद्राक्ष के जैसे ही व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी, तो वही को समझी नहीं। जो साड़ी पहनी हुई थी वह नहीं और रीवा के लहंगे से मैच कर रही थी। उनकी साड़ी भी व्हाइट कलर की थी जिसमें रेड कलर की फ्लावर्स की एम्ब्रॉयडरी बनी हुई थी और साथ ही पल्स से बॉर्डर बनी हुई थी। वह पांचों इस वक्त एक परफेक्ट फैमिली लग रहे थे। चैप्टर 58। रुद्राक्ष और रेवा के नीचे आते ही हर कोई बस उन्हें ही देख रहा था। कई लोग उन्हें खुशी से देख रहे थे तो कई उन्हें एडमिरे कर रहे थे, तो वहीं कुछ लोगों आंखों में गुस्सा और दिल में जलन लिए उन दोनों को देख रहे थे। वैसे मुझे ये बताने की जरूरत तो नहीं कि उन्हें जलन से कौन देख रहा था। तभी प्रताप जी अपने साथ में खड़े रुद्राक्ष के कंधे पर हाथ रखकर सबकी तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहता है, एवरीवन, इनसे मिलिए, ये है मेरे बड़े बेटे रुद्राक्ष प्रताप रावत। फिर वह रेवा के पास जाकर उसे अपने गले से लगाते हुए कहता है, और यह है मेरी बड़ी बेटी रेवा प्रताप रावत। फिर वह मैं को अपनी गोद में उठाते हुए कहते हैं, और इस नन्हे से गुड़िया को तो आप सब जानते ही हैं, यह मेरी छोटी बेटी मही प्रताप रावत है। इतना का वह चुप हो जाते हैं और अपने बच्चों की तरफ देखने लगते हैं। तभी माधव जी और उनकी वाइफ पूजा जी उन लोगों के पास आ जाते हैं। पूजा जी आते ही रेवा को गले से लगा लेती है और उसके माथे पर एक प्यारी सी किस देकर कहती है, रेवा तुम बिल्कुल महिमा की तरह दिखती हो। पता है जब मैंने तुम्हें देखा तो एक बार के लिए तो ऐसा लगा जैसे महिमा ही सामने से चलकर आ रही है। उनकी बात सुन रेवा थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है। उद्धरण चिन्ह। तभी प्रताप से बात को संभालते हुए रेवा और रुद्राक्ष से कहते हैं, रेवा रुद्राक्ष, ये पूजा मल्होत्रा है, मेरे बेस्ट फ्रेंड की वाइफ और तुम्हारे अर्थ भाई की माँ। उनकी बात सुन रेवा और रुद्राक्ष दोनों उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेने जाते हैं, तो पूजा जी उन्हें पैर छूने से रोक देती है और उन्हें गले लगा लेती है। फिर वह रेवा को तरफ मुड़कर कहती है, बेटा हमारे यहाँ बेटियां किसी के पर नहीं छूती, वह तो घर की लक्ष्मी होती है। उद्धरण चिन्ह। तभी माधव जी पीछे से अपना गला साफ करते हुए प्रताप जी से कहते हैं, सिर्फ हमारी वाइफ से इंट्रोड्यूस करवाएगा, क्या हमें नहीं मिलवाओगे अपने बच्चों से। इतना के वह आगे आते हुए रुद्राक्ष और रेवा के सामने आ जाते हैं, तो तभी प्रताप जी कहते हैं, तुम्हें ना मिलवाओ, ये तो हो ही नहीं सकता। फिर प्रताप जी रुद्राक्ष और रेवा से कहते हैं, रुद्राक्ष, रेवा, यह मेरे एक लोटे बेस्ट फ्रेंड माधव मल्होत्रा है और तुम्हारे अर्थ भाई की डेट। इतना कि वह माधव की तरफ इशारा करते हैं, तो वही माधव जी रुद्राक्ष और रेवा को गले से लगा लेते हैं और उन्हें प्यार भरी नजरों से देखने लगते हैं। तभी राजेंद्र जी भी नीरज जी और कौशल्या जी के साथ उन लोगों के पास आ जाते हैं और उन्हें मिलवाते हैं। तभी रुद्राक्ष और रेवा फिर से कौशल्या जी और नीरज जी के पर छूने जाते हैं, तो कौशल्या जी रेवा को रोक लेती है और उसे गले से लगाते हुए कहती है, हमारे यहाँ बेटियों से पर नहीं छुपाए जाते बेटा, वह तो घर की लक्ष्मी होती है, उन्हें तो हमेशा सर पर सजा के रखा जाता है।
इतना कहकर वह रेवा के माथे को चूम लेते हैं और रुद्राक्ष को भी प्यार से गले लगा लेती है। उनकी आंखों में इस वक्त खुशी के आंसू साफ नजर आ रहे थे। तो नीरज जी भी उन दोनों को बारी बारी से गले लगाते हैं। तभी कौशल्या जी कहती हैं, आपको नहीं पता बच्चों, जब आप लोग नहीं थे तो आपके इन माँ बाप ने कितने साल यूं ही आपका इंतजार में बिता दिए, और आपके पापा ने तो कितने सालों तक आपको हर जगह तलाश किया है। फिर जब एक दिन अचानक से अर्थ ने आप दोनों की तस्वीर भेजी तो हम सबकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, और हमने तुरंत अर्थ से कहकर आप लोगों का डीएनए सैंपल मंगवा लिया। वैसे तो रेवा का चेहरा देखकर उसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन कुछ लोगों के मन की तसल्ली के लिए हमें ये करना पड़ा था। आखिरी की बात उन्होंने रुक्मणी जी की तरफ देखकर कही थी, क्योंकि वह रुक्मणी जी को कुछ खास ज्यादा पसंद नहीं करती थी। वह उनके स्वभाव से भली भांति बाकी थी। थोड़ी देर बाद यूं ही यहाँ वहाँ की बातें करने के बाद राजेंद्र जी और रुक्मणी जी, नीरज जी और कौशल्या की जीके के साथ एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। वही प्रताप जी और माधव जी अपने अपने फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर के साथ जाकर बातें करने लगते हैं। तो वही पूजा जी और कुसुम जी भी अपनी फ्रेंड्स के पास चली जाती है। और वही रुद्राक्ष और रेवा अर्थ के साथ एक जगह चले जाते हैं जहां इस वक्त चिराग, वैभव, मोहित, मेघा और काव्य बैठे हुए थे। वही रूपाली और निधि नफरत भरी नजरों से रेवा को ही देख रही थी। निधि रेवा से इसलिए नफरत कर रही थी क्योंकि रेवा ने कॉलेज में सबके सामने निधि से माफी मांगवाई थी, और साथ ही उस दिन मॉल में रेवा ने निधि को अपने स्टोर से भी बाहर निकाला था। इसलिए निधि रेवा को नफरत से देख रही थी। तो वही रेवा जब से पार्टी में आई थी तब से वह पार्टी का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गई थी। उसने आते ही रूपाली की सारी लाइमलाइट चुरा ली थी, इसलिए वह रेवा को बहुत ही गुस्से से देख रही थी। अगर वह आंखों से किसी को मार पाती तो अब तक उसने रेवा को कई बार मार दिया होता। आज के लिए इतना। हाय दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, नेक्स्ट एपिसोड कम सून।